नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गिरफ्तारी क्या है। गिरफ्तारी के संबंध में जो मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, संबंधित केस और गिरफ्तारी के नियमों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अरेस्ट को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, यानी जो मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी आर्टिकल 21 की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उसी दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से वंचित करना है। यानी कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उस व्यक्ति को या जिसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको दैहिक स्वतंत्रता से पूर्ण रूप से वंचित करना है। ठीक है, तो यानी कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है उस व्यक्ति को लंबे समय तक पुलिस डिटेन करती है और उसे सामान्य सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी जो होती है उसके लिए कुछ प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का पालन होना जरूरी है। यानी कि कहने का मतलब कि जब अरेस्ट किया जाता है तो जो अरेस्ट मेमो बनता है तो वह मेमो भी बनाया जाना चाहिए। यदि वो चीजें नहीं की जा रही हैं तो ऐसी स्थितियों में, यानी कि उस प्रक्रिया का यदि पालन नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थितियों में गिरफ्तारी इनलीगल हो जाती है। ठीक है, इस संबंध में जो केस है, ठीक है, महत्वपूर्ण, तो महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन 2004 सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि प्रत्येक मामले में गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती है। कोई गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि ऐसा करना पुलिस ऑफिसर के लिए विधिपूर्ण है। यानी कि कहने का मतलब कि यदि गिरफ्तारी करना पुलिस ऑफिसर के लिए विधिपूर्ण है तो फिर इसी के लिए गिरफ्तारी करना जरूरी नहीं होता, जब तक कि गिरफ्तारी जरूरी ना हो जाए। ठीक है, तो ये आधार नहीं होगा कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी करना विधिपूर्ण था तो इस नाते गिरफ्तारी कर ली गई। ठीक है, गिरफ्तारी आवश्यक होनी चाहिए तभी गिरफ्तारी की जाएगी, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि लिबर्टी यानी कि जो किसी भी व्यक्ति का वो फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता, और यदि वंचित किया जाएगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जाएगा। यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करके यदि गिरफ्तारी की जाती है तो किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाता है। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय गिरफ्तारी के विधिपूर्ण औचित्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यानी कि जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी कर रहा है उसको इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह जो गिरफ्तारी कर रहा है वो सही है या उचित है, ठीक है, या विधि के तहत है, जिससे गिरफ्तारी न्यायसंगत साबित करना संभव हो। यानी कि जिससे यह आसानी से साबित किया जा सके, यानी कि साबित करना उचित हो सके, ठीक है, कि गिरफ्तारी सही था। ठीक, गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी के विचार में इस बात का युक्त आधार होना चाहिए कि गिरफ्तारी विधिपूर्ण है और न्याय संगत है। ठीक है, जघन्य अपराधों को छोड़कर, यानी कि जो हीनियस क्राइम है उनको छोड़कर पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करने से बचना चाहिए। यानी कि जो गंभीर अपराध है उन्हीं अपराधों में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी चाहिए, अन्यथा जो है पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ये जितना भी समय है वह प्रकृति प्रदत्त है और वह उसका फंडामेंटल राइट है, तो जब जरूरी ना हो, यानी कि समाज के लिए घातक ना हो वह व्यक्ति, तब तक गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, यह नियम है। अब गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है वारंट के द्वारा गिरफ्तारी, यानी कि जब वारंट जारी होता है गिरफ्तारी के संबंध में, यानी कि धारा 227, 90, 92 BNSS के, ठीक है, और बिना वारंट की गिरफ्तारी, यानी कि जब वारंट जारी नहीं किया जाता मजिस्ट्रेट के द्वारा फिर भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी कर सकता है। ठीक है, तो वो इस तरह के अपराध होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जो समाज के लिए घातक होते हैं, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए घातक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपराधों के संबंध में ही पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी करने के लिए रीजनेबल संदेह का आधार होना चाहिए। ठीक है,
तो इससे जो वारंट के बिना गिरफ्तारी की जो बात की गई है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो है आपका धारा 35, धारा 42, धारा 60 की उपधारा 2, 61, 128, 129, 142 की उपधारा 6, 170, 473 3 और 482 की उपधारा 3। इसमें वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है। ठीक है, तो वही जो मैंने अभी बताया, देखिए यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाना चाहिए। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने डी.के. वासु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य 1997, सुप्रीम कोर्ट एवं जोगेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 के मामले में 11 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जिनका पालन विधिपूर्ण गिरफ्तारी के लिए आवश्यक बताया गया है। ठीक है, और अन्यथा गिरफ्तारी अवैध होगी, यानी कि इसका पालन नहीं किया गया तो ऐसी स्थितियों में गिरफ्तारी अवैध होगी और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय की अवमानना के लिए भी वह पुलिस अधिकारी दंडित किया जाएगा। तो ये मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो कहता है कि गिरफ्तारी करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, ठीक है, पुलिसकर्मियों को अपने पद नाम के साथ साथ, ठीक है, अपने नाम का टैग और स्पष्ट दिखने वाले और स्पष्ट पहचान वाला जो है पहचान धारण करना होगा। यानी कि जो पुलिस अधिकारी जा रहे हैं उनका अपना नाम स्पष्ट होना चाहिए, पद का नाम भी स्पष्ट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए जिससे वो स्पष्ट हो सके, उनकी पहचान क्लियर हो सके। ठीक है, ये पहली कंडीशन है अरेस्ट के संबंध में। यानी कि कहने का मतलब कि जिसको अब जो है धारा 36 में ऐड किया गया है। ठीक है, पूछताछ करने वाले जो कर्मियों के विवरणों को एक रजिस्टर में अभिलिखित करना होगा। यानी कि जो वहां पूछताछ की जा रही है उस व्यक्ति से, तो उसके संबंध में एक रजिस्टर रखा जाएगा, उसमें सारे विवरण अभिलिखित किए जाएंगे। और गिरफ्तारी करने वाले जो पुलिस कर्मचारी हैं यानी पुलिस अधिकारी हैं, उनका पुलिस कर्मियों को गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करके, यानी कि उनको एक मेमोरेंडम तैयार करना होगा, जो है मेमो तैयार करना होगा कि गिरफ्तारी कैसे कैसे क्या किया गया या गिरफ्तारी के जो नियम वो सब फॉलो किए गए हैं। यानी कि गिरफ्तारी करने के लिए कम से कम एक साक्षी यानी कि एक विटनेस होना जरूरी है, उसके द्वारा प्रमाणित करवाना होगा, यानी कि उसका सिग्नेचर लेना होगा कि हाँ जो है वहां से गिरफ्तारी की गई है। और ऐसा साक्षी गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य भी हो सकता है अथवा गिरफ्तारी के स्थान का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि उसके घर का कोई व्यक्ति उस पर सिग्नेचर करे कि हाँ वहां से गिरफ्तारी हुई है। यदि नहीं करते हैं तो ऐसी स्थितियों में वहां का जो लोकल का कोई जो प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति होगा उसका जो है उसके द्वारा प्रमाणित करवाया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सिग्नेचर उस पर किया जाएगा उस मेमो पर। ठीक है, गिरफ्तारी के। अब गिरफ्तारी का समय, स्थान तथा उसकी अभिरक्षा का स्थान पुलिस अधिकारी द्वारा अवश्य संसूचित किया जाना चाहिए। यानी कि जब गिरफ्तारी पुलिस कर रही है तो ऐसी स्थितियों में वह समय, स्थान तथा उसकी अभिरक्षा का स्थान पुलिस अधिकारी द्वारा उससे संबंधित व्यक्तियों को या उस व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए, यानी कि जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति को इस अधिकार से उसे अवश्य अवगत करा देना चाहिए कि वह अपनी गिरफ्तारी की संसूचना अपने किसी निकटतम मित्र या नातेदार को दे सकता है। यानी कि पुलिस अधिकारी का यह काम है कि गिरफ्तार व्यक्ति को यह बता दे कि उसके पास यह अधिकार है कि वह इसकी संसूचना, गिरफ्तारी की जो संसूचना है अपने किसी निकटतम मित्र, नातेदार या रिश्तेदार को दे सकता है। ठीक है, निरोध के स्थान पर एक डायरी में, यानी कि जहां उसको निरुद्ध किया गया है उस स्थान पर एक डायरी रहेगी। उस डायरी में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में जो भी जानकारी है उसको जो है उसमें अभिलिखित किया जाएगा, प्रविष्ट किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति के उस निकटतम मित्र या नातेदार का नाम उल्लिखित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को उसने निर्दिष्ट किया अपने मित्र को, ठीक है, तो उसका नाम उसमें दिया जाएगा। ठीक है, जिसको गिरफ्तारी की सूचना दी गई है। ठीक है,
और उसमें उस पुलिस अधिकारी का नाम तथा विवरण भी उल्लिखित होगा जिसकी अपेक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है, यानी कि जिस व्यक्ति की कस्टडी में रखा गया है, जिस व्यक्ति को संसूचना दी जा रही है, उस संसूचना में उस व्यक्ति का नाम रखा जाएगा कि जिसके कस्टडी में वह व्यक्ति रखा गया है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति निवेदन करता है, ठीक है, तो गिरफ्तारी के समय उसकी छोटी और बड़ी क्षति यानी कि चोटों की परीक्षा करवाई जाएगी। यानी कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति यह रिक्वेस्ट करता है कि गिरफ्तारी जब उसकी की गई है तो उसको जो भी चोट लगा है उसका एग्जामिन किया जाए, ठीक है, तो वो एग्जामिन कराया जाएगा। और इस जो भी एग्जामिन होगा तो कह रहा है परीक्षण ज्ञापन पर गिरफ्तार व्यक्ति तथा गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों की सिग्नेचर होंगे और उसकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस पुलिस अधिकारी की अपेक्षा में है उसका सिग्नेचर लिया जाएगा और गिरफ्तार व्यक्ति का लिया जाएगा और उसकी एक प्रति जो है उस गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी। और अगर प्रत्येक 48 घंटे में गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा में, ठीक है, उसके निरोध के दौरान एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा उसकी परीक्षा करवाई जाएगी प्रत्येक 48 घंटे पर, ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट की जो है कॉपी है जिसमें गिरफ्तारी का ज्ञापन जो है सम्मिलित है, क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को उसके अभिलेख के लिए भेजी जाएंगी। यानी कहने का मतलब है कि उस जो ओरिजिनल उसको वहाँ का जो डिक्शन वाला मजिस्ट्रेट होगा उसको वह रिकॉर्ड भेज दिया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। यह उसका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 के तहत। प्रत्येक जिले तथा राज्य के मुख्यालय पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करनी होगी। यानी कहने का मतलब है कि जिले तथा राज्य के मुख्यालय पर एक पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी जिसकी व्यवस्था जो है बीएनएस की धारा 37 में की गई है, ठीक है, जहां पर गिरफ्तारी तथा गिरफ्तार व्यक्ति के कस्टडी के स्थान से उन अधिकारियों द्वारा जिसने गिरफ्तारी किया है सूचना भेजनी होगी और यह कार्य गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर किया जाएगा और उसे पुलिस नियंत्रण कक्ष पर किसी सहज दृश्य सूचना पटल पर चिपकाया जाएगा। यानी कि सब जानकारियों को वहां उस पुलिस नियंत्रण कक्ष पर लगाया जाएगा, ठीक है। गिरफ्तारी के प्रावधानों का पालन न करने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी, ठीक है, किंतु ऐसी गिरफ्तारी से संपूर्ण विचारण दूषित नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब गिरफ्तारी तो अवैध हो जाएगी लेकिन ऐसी गिरफ्तारी से संपूर्ण विचारण दूषित नहीं होगा क्योंकि यह मात्र अनियमितता है विचारण की दृष्टि में, ठीक है। और यदि ऐसी गिरफ्तारी से अभियुक्त भाग जाए तो अभिरक्षा से भागने का कोई मुकदमा उस व्यक्ति पर नहीं चलेगा, ठीक है। अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध कुछ सीमाओं तक ऐसा व्यक्ति प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। यानी कि यदि अवैध गिरफ्तारी की जा रही है तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं पुलिस अधिकारी के, ठीक है। यदि अनायास पुलिस अधिकारी आपको गाली दे रहा है, ठीक है, या एक आध थप्पड़ मार रहा है तो आप उसके हिसाब से आप भी रिवर्स कर सकते हैं यदि उसका थप्पड़ मारा जाना इलीगल है तो। यानी कि कहने का मतलब कि यदि पुलिस अपने ईगो में और बढ़ाई में आपको जो है यदि मार रही है तो तुरंत आप उसको मार सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध जिसने अवैध गिरफ्तारी की है भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 के तहत सदोष परिरोध का अभियोग चलाया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यदि गिरफ्तारी इलीगल है तो ऐसी स्थितियों में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 126 के तहत जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का जो है चार्ज उस पर लगाया माने कि आरोपित किया जा सकता है उस पुलिस अधिकारी को, ठीक है। अब दूसरा उपचार क्या होगा? तो दूसरा उपचार यह है कि यदि गिरफ्तार करने वाला जो पुलिस अधिकारी जानबूझकर विधि के उल्लंघन में अवैध गिरफ्तारी करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 के तहत अभियोजित किया जा सकता है और पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के तहत कर्तव्य उल्लंघन के लिए भी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। अवैध रूप से चूंकि गिरफ्तार व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जो है
हैबियस कार्पस के लिए याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल कर सकता है। तो इतनी जो है उपचार उपलब्ध है किसी भी व्यक्ति को यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा इनलीगल अरेस्ट किया जाता है तो। बीएनएस की धारा 399 के तहत यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बिना किसी आधार के पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार करवाया है और मजिस्ट्रेट को विचारण के समय यह लगता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तारी करने का कोई आधार नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में गिरफ्तारी करवाने वाले व्यक्ति को 1000 रुपए से अनधिक प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है। तो जितने लोग उसमें होंगे, यानी कि जैसे एक से अधिक व्यक्तियों को यदि गिरफ्तार करवाया गया तो प्रत्येक व्यक्ति को 1000 रुपए तक जुर्माने के रूप में देने के लिए आदेश दे सकता है। और ऐसी जो जुर्माने की जो वसूली है, ठीक है, ऐसा जो 1000 रुपए जो प्रतिकर देने की बात है, तो इसकी वसूली जो होगी वो जुर्माने की तरह होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।